बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है कटारिया फार्मेसी के एक और शानदार और बेहतरीन लेक्चर में। तो बच्चों लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट की है बायोकेमिस्ट्री और बच्चों सेकंड सेमेस्टर में बायोकेमिस्ट्री बहुत ही छोटा सब्जेक्ट है, इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। तो बच्चों लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि बायोमोलिक्यूल आखिरकार क्या होता है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनने वाले ऐसी चीजें, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि हमारी ग्रोथ वगैरह में हेल्प करते हैं हमारी। आज हम उन कंपाउंड्स के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा लास्ट वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे बच्चों न्यूक्लिक एसिड और उसी के साथ साथ अमीनो एसिड और प्रोटीन के बारे में। तो बच्चों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सको। तो आइए बच्चों बात करते हैं बेसिक टू बेसिक। हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है बच्चों? जिसके अंदर आरएनए और डीएनए प्रेजेंट होता है, यानी कि हमारी ग्रोथ से रिलेटेड, जेनेटिक्स से रिलेटेड डीएनए होता है और आरएनए होता है बच्चों। उनके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे और बात करेंगे अमीनो एसिड्स के बारे में और उसी के साथ साथ प्रोटीन्स के बारे में, यानी कि प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे होती है, कहाँ बनता है, कैसे स्टोर रहता है, कैसे फंक्शन करता है, उसके क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उन सारी चीजों के बारे में आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेसिक टू बेसिक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बात करते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं। हम इस वीडियो में पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड, अमीनो एसिड्स और प्रोटीन के बारे में। सिर्फ इन तीन टॉपिक क्लियर करेंगे बच्चों। बेसिक टू बेसिक बायोकेमिस्ट्री हम आगे आने वाले 7-8 लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। बात करें पहली पहली बच्चों न्यूक्लिक एसिड आखिरकार क्या होता है। बात करें बच्चों न्यूक्लिक एसिड्स आर बायोमोलिक्यूल्स मेड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स विच स्टोर, ट्रांसफर एंड एक्सप्रेस जेनेटिक इंफॉर्मेशन। यानी कि बच्चों बात करें कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर रखते हैं, ट्रांसफर करते हैं और दिखाते हैं शरीर के द्वारा। यानी कि कौन सी हमारे को हमारे पेरेंट्स से मिली है खूबियां, उन चीजों का काम करना, यानी कि उनको ट्रांसफर कराना, एक्सप्रेस कराना और एक तरीके से स्टोर रखना, सारा काम बच्चों न्यूक्लिक एसिड का है। ये एक बायोमोलिक्यूल्स है। बात करें बच्चों, दे आर कोल्ड मोलिक्यूल्स ऑफ हेरिडिटी, यानी कि इन्हें मोलिक्यूल्स ऑफ हेरिडिटी भी कहा जाता है। यानी बच्चों वंशागति के अणु, यानी कि मोलिक्यूल्स ऑफ हेरिडिटी। बात करें बच्चों, बिकॉज दे कैरी ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि बच्चों ये जीवाणु लेके जाते हैं अपने पेरेंटल के शरीर में से जो हमारा बच्चा होगा उसके शरीर। बात करें बच्चों पेरेंटल से ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग बच्चों यानी कि जो नए जीवाणु होते हैं, नए जो बच्चे का जन्म होता है उसमें ऑफस्प्रिंग होती है मदर पेरेंटल और फादर पेरेंटल से मिलकर जो ऑफस्प्रिंग बनती है उसमें हाफ हाफ पार्ट दोनों इनका होता है, यानी कि न्यूक्लिक एसिड्स के रोल अदा करते हैं। इनके बारे में बात करें बच्चों, न्यूक्लिक एसिड ऐसे बायोमोलिक्यूल्स है जो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं और जीवों में जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर, ट्रांसफर और एक्सप्रेस करते हैं। इन्हें वंशागति के अणु यानी कि मॉलिक्यूल्स ऑफ हेरिडिटी भी कहा जाता है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं मेजर टाइप्स की, यानी हमारे न्यूक्लिक एसिड के मेजर टाइप्स कौन से होते हैं, न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। बात करें मेजर टाइप्स की, मेजर टाइप्स हमारे यहाँ पे सिर्फ दो होते हैं। पहला आता है बच्चों हमारा डीएनए, जिसको हम जेनेटिक मटेरियल भी बोलते हैं एक तरीके से, यानी कि जेनेटिक मटेरियल जीन्स भी बोलते हैं जिसको हम। दूसरा आता है बच्चों आरएनए। आरएनए क्या काम करता है बच्चों? प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, यानी कि प्रोटीन को सिंथेसिस, प्रोटीन को बनाने में मददगार करता है, यानी कि प्रोटीन बनाता है एक तरीके से। बात करें बच्चों, सिंपल बात करें, डीएनए का मतलब हो गया कि डाटा, फॉर एग्जांपल जीन्स स्टोर करता है, एक तरीके से डाटा स्टोर करता है कि पेरेंटल से ऑफस्प्रिंग में, ऑफस्प्रिंग से बच्चे में, जैसे बच्चा बनता है उससे। तो यहाँ तक बच्चों ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है। और आरएनए की बात करें, रिजल्ट टीन्स बनाता है। सिंपल रिजल्ट हमारे आरएनए का होता है कि आरएनए का काम होता है बच्चों प्रोटीन बनाने में, यानी कि प्रोटीन की सिंथेसिस में काम आता है। आई होप बच्चों आज का लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा, न्यूक्लिक एसिड आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बात करते हैं बच्चों हमारे लेक्चर में, ये देख सकते हो आप, ये हमारी आरएनए की है बच्चों और ये हमारी डीएनए की है। आरएनए की बच्चों सिंगल स्टेट दिख रही होगी आपको, एक सिंगल स्टेट, और वहीं बात करें हमारे डीएनए की डबल स्टेट दिख रही है आपको। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है बच्चों डीएनए का, ये होता है बच्चों हमारे आरएनए का। आगे बात करते हैं बच्चों, इसमें आप देख सकते हो न्यूक्लियोबेसेस प्रेजेंट होते हैं और प्रेजेंट होता है हेलिक्स, यानी कि सुगर प्रेजेंट होती है और उसी के साथ साथ इन चीजों से बच्चों हमारा आरएनए कंप्लीट होता है। डीएनए की बात करें बेस पेयर होता है एक तो, और होते हैं बच्चों सेम टू सेम हमारे न्यूक्लियोबेस और
ये हेलिक्स तीनों प्रेजेंट होते हैं। आगे बात करते हैं बच्चों हम हमारे लेक्चर में और जानते हैं बच्चों की न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी किसने की थी। बात करें बच्चों न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी किसने की थी, यानी कि हमारे डीएनए और आरएनए की डिस्कवरी किसने की थी। पहला नाम आता है बच्चों फ्रेडरिच मिसर, यानी फ्रेडरिच मिसर ने बच्चों 1869 में यानी कि 1869 में इसकी खोज की थी। डिस्कवर्ड न्यूक्लियन, यानी कि न्यूक्लियन की इसने खोज की थी, सिर्फ जिसको हम बाद में डीएनए के नाम से जानते हैं। यानी कि बच्चों सिर्फ और सिर्फ इसने मटेरियल की खोज की थी, इसके स्ट्रक्चर को नहीं समझा पाया था ये, यानी कि इसके स्ट्रक्चर के बारे में इसने कुछ भी नहीं बताया था कि हाँ इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। बाद में बच्चों हमारे दो साइंटिस्ट आते हैं, पहला नाम है उनका वॉटसन एंड दूसरा नाम है क्रिक। ये दोनों साइंटिस्ट मिलकर बच्चों 1953 में डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल समझाते हैं कि हाँ डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है जो आज चलता आ रहा है। याद रखने के लिए बच्चों यानी कि 2 साइंटिस्ट हो गए, यहाँ पे 3 साइंटिस्ट हो गए, इनके नाम कैसे याद रखे जाएंगे, नाम के साथ-साथ इनका काम कैसे याद रखे जाएंगे। तो बच्चों से ट्रिक है, यानी कि एक शॉर्टकट तरीका है बच्चों। जो हमारा मिसर था, यानी कि बच्चों जो हमारा फ्रेडरिच मिसर है, यानी कि फ्रेडरिच मिसर है, तो बच्चों इसका क्या काम था, ये बच्चों सिर्फ मटेरियल की खोज कर रहा था, यानी कि कैसा होता है वो। और जो हमारा वॉटसन एंड क्रिक था, उसने डिस्कवर किया था बच्चों कि ये कैसा दिखता है, इसका स्ट्रक्चर, इसका आकार कैसा है। उसने सिर्फ मटेरियल खोजा, ये खोजते बच्चों उसका मॉडल, उसका 3D स्ट्रक्चर। आगे बात करते हैं बच्चों केमिकल कंपोजिशंस की न्यूक्लिक एसिड की। बात करें बच्चों एवरी न्यूक्लियोटाइड हैज 3 पार्ट्स, यानी कि बच्चों हर न्यूक्लियोटाइड 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। बात करें पहला हिस्सा होता है बच्चों नाइट्रोजिनस बेस, यानी कि AGCTU, एडेनिन, गुआनिन और उसके साथ-साथ साइटोसिन और उसके साथ-साथ बच्चों थायमाइन। आगे बात करते हैं बच्चों पेंटोस शुगर, पहला हिस्सा हो गया बच्चों नाइट्रोजनस बेस, दूसरा हिस्सा होता है बच्चों पेंटोस शुगर, जैसे कि हमारा राइबोस न्यूक्लिक एसिड। और बात करें डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, यानी कि आरएनए और डीएनए की फुल फॉर्म भी बच्चों यही होती है। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, वहीं बात करें बच्चों आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। आगे बात करते हैं बच्चों फोस्फेट ग्रुप, जो हमारा तीसरा पार्ट होता है बच्चों, वो जुड़ा हुआ होता है फोस्फेट ग्रुप से। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा, ये तीनों नाम आपको याद ही रखने हैं। बात करें कि सिंपल से आएगा कि न्यूक्लियोटाइड की कंपोजिशन बताओ, तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक से समझाता हूं बच्चों याद रखने के लिए। बीएसपी का मतलब हो गया बेस, एस का मतलब हो गया शुगर, पी का मतलब हो गया फोस्फेट। आई होप बच्चों आपको समझ में आएगा, बेस शुगर फोस्फेट से बना हुआ होता है न्यूक्लियोटाइड। आगे बात करते हैं बच्चों हमारे लेक्चर में और जानते हैं कि क्लासिफिकेशन टेबल, यानी कि आरएनए और डीएनए क्लासिफाइड है कैसे कैसे, उनके बारे में डिटेल में बात करते हैं ताकि आपको याद रह सके। बात करें बच्चों बेसिस की, एक साइड लिखा हुआ है बच्चों डीएनए हमारा और एक साइड है बच्चों आरएनए। बात करें बच्चों शुगर की, बात करते हैं डीएनए के अंदर होती है बच्चों डीऑक्सीराइबोस और आरएनए में होती है राइबोस। वहीं बात करें स्ट्रैंड, इसका स्ट्रक्चर होता है बच्चों डबल स्ट्रैंड, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था ऐसे घूमता हुआ। और बच्चों बात करें आरएनए की, जो कि सिंगल स्ट्रैंड होता है, इनके फंक्शंस क्या होते हैं। डीएनए का फंक्शन होता है बच्चों जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस वगैरह ट्रांसफर करना। आरएनए बच्चों फंक्शनल होता है। आरएनए में बच्चों प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है और भी कई काम होते हैं। आगे बात करें बच्चों लोकेशन की, डीएनए प्रेजेंट होता है सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस में। वहीं बात करें यानी कि सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है सिर्फ और सिर्फ। आरएनए प्रेजेंट होता है हमारे न्यूक्लियस में और साइटोप्लाज्म यानी बाहर वाले एरिया में भी न्यूक्लियस की। आगे बात करते हैं बच्चों हम केमिकल नेचर के बारे में, यानी कि केमिकल नेचर बारे में पढ़े कि जो डीएनए और आरएनए है यानी कि न्यूक्लिक एसिड से बच्चों उनका केमिकल नेचर पढ़ते हैं, तो बच्चों उसके बारे में पढ़ते हैं हम। पहली बात करें बच्चों न्यूक्लियोटाइड चेन से बने हुए होते हैं हमारे डीएनए और आरएनए, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स की एक बहुत बड़ी चेन होती है, उससे मिलकर बनते हैं हमारे डीएनए और आरएनए। बात करें बच्चों फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स होते हैं उनके बीच में, यानी कि न्यूक्लियोटाइड चेन जोड़ने का काम करते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। आगे बात करते हैं बच्चों नेगेटिवली चार्ज होते हैं आरएनए और डीएनए, क्योंकि बच्चों हमारा जो फॉस्फेट होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और इसी वजह से हमारा डीएनए और आरएनए भी नेगेटिवली चार्ज होता है। आगे बात करें बच्चों हाइड्रोफिलिक होता है, क्योंकि इसके अंदर शुगर और बेस का बॉन्ड बनता है, इस वजह से बच्चों ये हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि वाटर एब्जॉर्बेंट होता है। और इसके साथ-साथ बात करें जो बेस है हमारा एटीजीसी, जो हमारे बेस है वो बच्चों हाइड्रोफोबिक होते हैं, यानी कि वो वाटर से दूर रहते हैं। डीएनए इज स्टेबल ड्यू टू एच बॉन्डिंग। बात करें बच्चों ए बॉन्ड बनाता है हमारा टी के साथ, बेस की बात करें, और जी बॉन्ड बनाता है हमारा सी के साथ। इसी वजह से इस एच बॉन्डिंग की वजह से बच्चों हमारा डीएनए ज्यादा स्टेबल रहता है। एसिडिक ड्यू टू फॉस्फेट, यानी कि फॉस्फेट की वजह से ही ये हमारा
एसिडिक नेचर का होता है हमारा डीएनए। आई होप बच्चों आज का लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। बात करते हैं बच्चों हम हमारे लेक्चर में, बात करें बच्चों जो हमारा पांचवा पॉइंट है आरएनए और डीएनए का यानी कि न्यूक्लिक एसिड का, वो है बच्चों बायोलॉजिकल रोल्स, यानी कि आरएनए और डीएनए की बायोलॉजिकल रोल्स क्या होते हैं बच्चों। बात करें जेनेटिक स्टोरेज, एक तरीके से बात करें बच्चों यानी कि जेनेटिक यानी कि पेरेंटल से जो इन्फॉर्मेशन रहती है, उनके बिहेवियर वगैरह सारी चीजें, जो नेचर होता है उनका, वो ट्रांसफर होता है एक तरीके से हमारे डीएनए के थ्रू पेरेंटल से हमारे ऑफस्प्रिंग्स में एंड बच्चों में आता है एक तरीके से, यानी कि जो कि जो जो उनकी जनरेशन होती है उसके अंदर ट्रांसफर होता है डीएनए के थ्रू। और डीएनए वही काम करता है बच्चों डेटा स्टोरेज का एक तरीके से, और वो बच्चों डीएनए प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम्स के अंदर यानी कि न्यूक्लियस के अंदर। बात करें बच्चों दूसरा काम है हमारा यहाँ पे इसका प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाना, यानी कि बच्चों एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। बात करें बच्चों एमआरएनए क्या करता है बच्चों, मैसेज लाने का काम करता है। टीआरएनए क्या काम करता है बच्चों, एमिनो एसिड्स लाने का काम करता है। और आरएनए क्या करता है बच्चों, प्रोटीन बनाने का काम करता है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो बात करते हैं तीसरा बायोलॉजिकल रोल है बच्चा एनर्जी ट्रांसफर का, यानी कि बच्चों एनर्जी ट्रांसफर होती है एटीपी की फॉर्म में बच्चों, यानी कि हमारे जैसे बॉडी में कोई भी काम होता है सारा एटीपी पे डिपेंड होता है बच्चों, एटीपी एनर्जी के थ्रू ही होता है। जैसे कि हमारी थिंकिंग हो गई, डाइजेशन हो गई और रनिंग वगैरह हो गई, एक्सरसाइज वगैरह हो गई, सब कुछ इसी पे डिपेंड होता है। एनर्जी ट्रांसफर का काम भी हमारे न्यूक्लिक एसिड्स ही करते हैं। वो फैक्टर्स हो गए बच्चों एनएडी प्लस और एफएडी, यानी कि बच्चों ये क्या काम करते हैं, एंजाइम्स जो हमारे बॉडी में रिलीज होते हैं उनको फास्ट काम करवाते हैं, यानी कि उनकी स्पीड ग्रो कर देते हैं एक तरीके से। उसी के साथ-साथ बात करें सेल कंट्रोल का, यानी कि ग्रोथ एंड रेप्लिकेशन, यानी कि ग्रोथ और सेल डिवीजन का काम भी हमारे डीएनए, आरएनए और न्यूक्लिक एसिड बात करें सारे मिला के यही संभालते हैं। और बात करें इवोल्यूशन यानी कि म्यूटेशंस, म्यूटेशंस की बात करें जैसे मान लीजिए कि डीएनए के अंदर अगर थोड़ा-सा भी बदलाव आता है तो म्यूटेशन होता है, यानी कि हमारे आने वाली जो जनरेशंस होती है वो म्यूटेंट होती है एक तरीके से, यानी कि उनके अंदर कुछ भी छेड़छाड़ हो सकता है, जैसे लंबाई बढ़ना, लंबाई छोटी होना, हाथ लंबे होना, शरीर की ग्रोथ अच्छी होना और बहुत सी चीजें, उसी को एक तरीके से इवोल्यूशन कहते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि पहले हम बंदर जो हमारे पूर्वज थे उनसे धीरे धीरे इंसान आए, क्योंकि वो डीएनए में बदलाव हुआ धीरे धीरे, तो कुछ ऐसा पॉसिबल हुआ। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा डीएनए और आरएनए के बारे में। आगे बात करते हैं बच्चों हमारे अगले पॉइंट की, यानी कि हमारे अगले बायोमोलिक्यूल की, जो कि हमारा अमीनो एसिड्स। बच्चों अमीनो एसिड्स के बारे में बात करें, अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग बोथ एन अमीनो ग्रुप एंड ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप। बात करें बच्चों अमीनो ग्रुप हो गया हमारा NH2 बॉन्ड NH2, कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया हमारा बॉन्ड COOH। दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब हो गया कि बच्चों की ईंटें आती है ना, जैसे हम घर बनाने के ब्रिक्स काम लेते हैं, ब्रिक्स, तो यहाँ पे ब्रिक हो गई एक तरीके से, पूरा घर हो गया बच्चों प्रोटीन, और ब्रिक हो गई हमारी एक अमीनो एसिड्स। आई होप आपको समझ में आया होगा कि बच्चों अमीनो एसिड्स को यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन क्यों कहा गया है। अमीनो एसिड्स ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है जिनमें एक अमीनो ग्रुप NH2 और एक कार्बोक्सिल ग्रुप COOH दोनों होते हैं, ये प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यानी कि प्रोटीन बच्चों अमीनो एसिड से ही मिलके बना हुआ होता है। आगे बात करते हैं बच्चों इसके स्ट्रक्चर के बारे में। इसका स्ट्रक्चर होता है बच्चों कार्बन एक साइड है हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप, एक साइड है बच्चों हमारा अमीनो एसिड्स। यानी कि बात करें बच्चों अमीनो ग्रुप, बच्चों ये है हमारा अमीनो ग्रुप NH2 और ये है हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप। एक साइड हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और एक साइड हमारी कार्बन चेन जुड़ी हुई है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। इसके बारे में बात करें बच्चों, ग्लाइसिन इसका एग्जांपल है, सबसे आसान एग्जांपल। एक साइड NH2 जुड़ा हुआ है, एक साइड जुड़ा हुआ है बच्चों हमारा COOH, यानी कि हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप, और बीच में हो गया हमारा कार्बन, और दोनों साइड बॉन्डिंग H बॉन्डिंग हो रखी है। ये सबसे सरल अमीनो एसिड भी माना जाता है बच्चों हमारा ग्लाइसिन। होप बच्चों आपको समझ में आएगा ग्लाइसिन, तो आपको याद रहेगा। अमीनो एसिड्स के बारे में पूछा जा सकता है एग्जाम में कि अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर बताइए, और अमीनो एसिड्स आखिरकार क्या होते हैं, किनसे मिलके बनते हैं। अमीनो ग्रुप भी होता है एक तो, और एक होता है कार्बोक्सिल ग्रुप। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। इनको बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन भी कहा जाता है, ये भी याद रखने लायक चीज है। आगे बात करते हैं बच्चों हमारे लेक्चर में। अब बात करते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन की, यानी कि अमीनो एसिड्स कैसे कैसे क्लासिफाइड है बच्चों। अमीनो एसिड्स दो टाइप से क्लासिफाइड है। पहली बात करें बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ग्रुप्स, यानी कि नंबर ऑफ ग्रुप्स के हिसाब से, यानी कि बात करें बच्चों एक टेबल दी गई है, एक साइड टाइप है हो गया न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक, और एक साइड है बच्चों हमारी ट्रिक, यानी कि बच्चों किस किस हिसाब से डिवाइड है। न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल हो गया बच्चों, यानी कि हमारे कंपाउंड में 1 NH2 होना चाहिए और 1 COOH, यानी कि एक कार्बोक्सिल ग्रुप और एक अमीनो ग्रुप होगा, तो वो होगा बच्चों हमारा न्यूट्रल टाइप, यानी कि बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ग्रुप्स के हिसाब से वो होगा बच्चों हमारा न्यूट्रल। जिसका एग्जांपल हो गया बच्चों ग्लाय, एला और वाल।
ये हो गए बच्चों हमारे नॉर्मल। और एसिडिक की बात करें कि हमारा एमिनो एसिड्स एसिडिक कैसे होगा, उसकी पहचान क्या है? उसमें बच्चों एक्स्ट्रा COOH रहेगा। एक्स्ट्रा COOH का मतलब हो गया कि वो एसिडिक है। उसका एग्जांपल हो गया बच्चों एस्प ग्लू। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं बच्चों हम बेसिक की। बेसिक की बात करें, बेसिक में क्या होगा बच्चों? एक्स्ट्रा NH2 रहेगा, यानी कि हमारा एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप रहेगा उसके अंदर। वो हो गया बच्चों हमारा बेसिक। उसका एग्जांपल हो गया लाइस और हिज। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। दूसरी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें कि दूसरा कैसे क्लासिफाइड होता है। दूसरा हमारा एमिनो एसिड क्लासिफाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ R ग्रुप, यानी कार्बन ग्रुप के हिसाब से। बात करें बच्चों एलिफेटिक चेन रहेगी, उसके अंदर क्या होगा बच्चों? उसका एग्जांपल हो गया ग्लाय, एला और वाल और ल्यू। और वहीं बात करें एरोमेटिक रिंग अगर प्रेजेंट रहती है तो वो हो गया फी, टायर और ट्रिप। एब्जॉर्ब यूवी, यानी कि यूवी को एब्जॉर्ब करेंगे ये। और वहीं बात करें अल्कोहल यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा तो सर और थर। वहीं बात करें सल्फर होगा तो सिस मैट। एसिडिक होगा तो एस ब्लू। बेसिक होगा तो लिस आर्ग हिज। और अमाइड अगर ग्रुप होगा तो वहां होगा एसन और ग्लेन। वहीं बात करें इम्यूनो, यानी कि इम्यूनो बच्चों एक स्ट्रक्चर है, एक बेंजीन रिंग होगी, एक यानी कि एक एरोमेटिक रिंग होगी और उसके साथ NH प्रेजेंट रहेगा। तो उसमें क्या होगा बच्चों? प्रोलाइन होगा एग्जांपल उसका। हम हमारे लेक्चर में आगे बात करें, जो अगला तीसरा क्लासिफिकेशन है बच्चों वो है बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। यानी कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट यानी कि कुछ चीजें हमारी बॉडी बाहर से लेती है, कुछ हमारी बॉडी खुद बना लेती है। पहला आता है बच्चों एसेंशियल, जो कि हमारी बॉडी बना नहीं पाती, यानी कि बाहर से लेना है। वो एग्जांपल्स हो गए वाल, ल्यू, एली, लाइस, मैट, फी, थर, ट्रिप, हिज। और वहीं बात करें नॉन एसेंशियल, जो हमारी बॉडी खुद में खुद बना लेती है, वो हो गए बच्चों अमीनो एसिड्स हमारे ग्लाय, एलास, आस्क, ब्लू, सिस, टायर। यानी कि बच्चों कुछ एग्जांपल्स है न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पे, यानी कि अमीनो एसिड्स के कुछ क्लासिफिकेशंस के कुछ एग्जांपल्स है नॉन एसेंशियल्स में। आगे बात करते हैं बच्चों, अगली हमारी टाइप होती है केमिकल नेचर की। बात करें हमारे अमीनो एसिड्स का केमिकल नेचर कैसा होता है बच्चों? शो ज्यूटर आयन नेचर, यानी कि बच्चों अमीनो एसिड्स दोनों चार्ज शो करता है, प्लस चार्ज भी और माइनस चार्ज भी, इसीलिए उसको हम बोलते हैं ज्यूटर आयन। आगे बात करें फॉर्म पेप्टाइड बॉन्ड्स। बच्चों पेप्टाइड बॉन्ड्स बनाता है, यानी कि अमीनो एसिड से जुड़ता है तभी हमारा प्रोटीन बनाता है, तो उसी को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स। CONH, यानी कि जो बॉन्ड बनाता है उससे हमारा प्रोटीन बनता है। और ये हमारा केमिकल नेचर है हमारे अमीनो एसिड्स का। और बात करें एम्फोट्रिक, एक्ट एज एन एसिड एंड बेस, यानी कि बच्चों हमारा अमीनो एसिड कभी-कभी एसिड एसिड की तरह बिहेव करता है और कभी-कभी हमारा अमीनो एसिड बेस की तरह भी बिहेव करता है, इसी वजह से उसको एम्फोटेरिक भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं बच्चों बायोलॉजिकल रोल्स के बारे में कि अमीनो एसिड्स के बायोलॉजिकल रोल्स कौन से हैं। प्रोटीन बनाने में काम आता है, ये तो सबसे मेन रोल है। प्रिक्यूर्सर्स ऑफ हार्मोन, यानी कि हार्मोन की फॉर्मेशन में भी काम आता है। फॉर एग्जांपल थायरोसिन से थायरोक्साइन। एनर्जी देता है हमारे शरीर को ड्यूरिंग बर्थ के दौरान, जैसे हम फास्ट रखते हैं। मेंटेन पीएच हिस्टडीन, यानी कि पीएच को मेंटेन करता है बच्चों। मेक फोर्फिरिन्स, यानी कि फोर्फिरिन्स बनाता है बच्चों, फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन जिसे हम बोलते हैं। एंड डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है हमारे हमारे बॉडी में क्लास ग्लाइसिन। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप बेझिझक होकर कमेंट करके पूछ सकते हो कि सर ये ऐसे समझाओ, तो हमें बेटर समझ में आएगा, हम उस चीज पे आगे ध्यान देंगे। अब बात करते हैं बच्चों हमारे लेक्चर में आपको समझ में आया होगा कि अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं बच्चों हमारे तीसरे पॉइंट की, यानी कि तीसरा जो बायोमोलिक्यूल है वो है बच्चों हमारा प्रोटीन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन की बात करें, प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स, यानी कि बच्चों बहुत सारे अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ के पेप्टाइड बॉन्ड से हमारे प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। दे परफॉर्म स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि बच्चों स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल्स को ये भूमिका निभाते हैं, एक तरीके से उन पे डिपेंड होते हैं, प्रोटीन पे डिपेंड होते हैं बच्चों हमारे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल्स। प्रोटीन अमीनो एसिड से बने पॉलीमर्स होते हैं जो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं। ये शरीर की स्ट्रक्चर, एंजाइम्स, हार्मोन्स और इम्यूनिटी सब कुछ बनाते हैं बच्चों। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। इसकी कंपोजिशन होती है, यानी कि कैसे बना होता है, कौन से कंटेंट, यानी कि कौन से कंपाउंड इसमें होते हैं बच्चों। ये कंटेन्स करता है बच्चों, यानी कि इसके अंदर रहते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो बच्चों इसके अंदर कभी-कभी होते हैं समटाइम्स एस, पी और Fe, यानी कि सल्फर, फास्फोरस और आयरन भी कभी-कभी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। आगे बात करें बच्चों इसकी क्लासिफिकेशन की, प्रोटीन की क्लासिफिकेशन की हम बात करें डिटेल में, तो प्रोटीन बच्चों क्लासिफाइड है। पहली बात करें बेस्ड ऑन कंपोजिशन, यानी कि कैसे बना हुआ होता है। बना होता है बच्चों, पहला होता है सिंपल प्रोटीन, जिसका एग्जांपल हो गया एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन।
बात करें कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स यानी कि बच्चों जैसे वो सिर्फ अमीनो एसिड्स के अलावा भी जो नॉन प्रोटीन सब्सटेंस है उनके द्वारा मिलके बना होता है उसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। उसमें हो गया बच्चों हीमोग्लोबिन और न्यूक्लियोप्रोटीन। वहीं बात करें डेराइव्ड प्रोटीन क्या होता है बच्चों, डेराइव्ड प्रोटीन जो प्रोटीन हमारी हमारे डाइजेशन की प्रोसेस में टूट जाता है उस प्रोटीन की बात करें यानी कि पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस हो गए बच्चों। डेराइव्ड प्रोटीन वो प्रोटीन होता है बच्चों जो कि डाइजेशन की प्रोसेस के दौरान ब्रेक डाउन हो जाता है जिसका यानी कि जो टूट जाता है उस प्रोटीन को हम बोलते हैं बच्चों डेराइव्ड प्रोटीन। आगे बात करते हैं बच्चों हम हमारे लेक्चर में बेस्ड ऑन शेप यानी कि अब बात करें प्रोटीन शेप के हिसाब से कैसे कैसे क्लासिफाइड है। बात करें पहली फाइब्रस, पहला हो गया बच्चों हमारा फाइब्रस और दूसरा होता है बच्चों हमारा ग्लोबुलर। एक सेकंड में पेन ले लेता हूँ। पहला हो गया फाइब्रस जो कि होता है बच्चों लंबा इनसोल्यूबल यानी कि पानी में घुलता नहीं है। और वही बात करें ग्लोबुलर हो गया बच्चों स्फेरिकल यानी कि गोल आकार शेप होती है और वो पानी के अंदर घुलता है। इसके एग्जांपल हो गए एंजाइम्स और हीमोग्लोबिन और उसी के साथ साथ फाइब्रस के एग्जांपल हो गए बच्चों हमारा कोलेजन और केराटिन। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। बेस्ड ऑन फंक्शंस यानी फंक्शंस के हिसाब से बात करें जो स्ट्रक्चर को संभालता है वो प्रोटीन होता है कोलेजन बच्चों हमारा। और एंजाइम्स को संभालने वाला होता है पेप्सिन, ट्रांसपोर्ट का काम करने वाला हीमोग्लोबिन, हार्मोनल संभालने वाला इंसुलिन, प्रोटेक्टिव का काम करता है बच्चों एंटीबॉडीज, कॉन्टेक्टाइल का काम करता है एक्टिन और मायोसिन और स्टोरेज का काम करता है बच्चों केसिन। उसी के साथ साथ रेगुलेटरी का काम करता है हमारे रिसेप्टर्स यानी कि मैसेजेस को इधर से उधर करने का काम करते हैं रिसेप्टर्स। आगे बात करते हैं बच्चों अगली हमारा क्लासिफिकेशन यानी कि अगला जो नेचर की बात करें प्रोटीन का नेचर कैसा होता है मेड ऑफ 20 अमीनो एसिड्स यानी कि बच्चों 20 अमीनो एसिड्स मिलके बनता है प्रोटीन। पेप्टाइड बॉन्ड लिंक COOH और NH2 यानी कि पेप्टाइड का जो बॉन्ड जैसे बनता है तो विथ रिलीज ऑफ वाटर यानी कि उससे पानी निकलता है। जैसे ही पेप्टाइड बॉन्ड बनता है COOH यानी कि हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप और एमिनो ग्रुप जो आपस में जुड़ते हैं तो बच्चों हमारा वाटर रिलीज होता है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं बायोलॉजिकल फंक्शंस की प्रोटीन की। क्या काम करता है बच्चों, स्ट्रक्चर का काम करता है, एंजाइम्स को संभालता है, हार्मोन्स को संभालता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है, इम्यूनिटी का काम करता है, कॉन्टेक्टाइल फंक्शंस को संभालता है यानी कि जो हमारे फिजिकल मसल से रिलेटेड जो फंक्शंस होते हैं उनको संभालता है, स्टोरेज का काम करता है और एनर्जी का ट्रांसफॉर्म भी यही करता है, एनर्जी भी प्रोवाइड कराता है हमें 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। आई होप बच्चों आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो बेझिझक होकर कुछ भी कमेंट करके पूछ सकते हो। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।